इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की तैयारी हेतु प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी कक्षा 10वीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया गया है निम्नलिखित समाचार को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी से संबंधित एक समाचार दिया हुआ है। 6500 फीट की ऊंचाई पर आई नज़र। हवा में छलांग लगाती है उड़न गिलहरी। फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ती नहीं बल्कि हवा में छलांग लगाती है। इससे लगता है कि यह उड़ रही है। वह छलांग ऐसे लगाती है जैसे कि वह उड़ रही हो। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वायरल के शरीर में दाईं और बाईं तरफ अतिरिक्त त्वचा होती है जो छलांग लगाते समय फैल जाती है। साथ ही पैरों में भी त्वचा की झिल्ली होने के कारण यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। यह नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं मारती, ध्यान रहे, मार सकती, बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती हैं। नई टिहरी प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में जौनपुर ब्लॉक स्थित देवलसारी के जंगल में उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्वायरल देखी गई है। बीते अक्टूबर में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति की इस गिलहरी को देखा। अब विभाग इसके संरक्षण की तैयारी में जुट गया है। यह दुर्लभ गिलहरी बेहद कम स्थानों पर दिखती है। समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवलसारी रेंज का जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में देवलसारी का जंगल फैला हुआ है। यह देवलसारी चीड़ व बांझ का घना जंगल है। गत 4 अक्टूबर को मसूरी वन प्रभाग के डीएफओ साकेत बंडोला अपनी टीम के साथ देवलसारी के जंगल के दौरे पर थे। इस दौरान रात को वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास फ्लाइंग स्क्वायरल दिखने से वनकर्मी अचरज में पड़ गए। गिलहरी की फ़ोटो लेने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक वह आँखों से ओझल हो चुकी थी। खुद डीएफओ बडोला ने फ्लाइंग स्क्वायरल को देखा तो उसके बारे में जानकारी जुटाई। वनकर्मियों ने बताया कि उन्होंने कई बार उड़ने वाली गिलहरी इस जंगल में देखी है। इसके बाद डीएफओ ने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। विभाग अब यहां फ्लाइंग स्क्वायरल के कुनबे की जानकारी जुटा रहा है। देवलसारी रेंज के रेंजर अनूप सिंह राणा ने बताया कि गिलहरी के वास स्थल के पास नज़र रखी जा रही है। वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्यों करना चाहता है? क्योंकि संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। उड़न गिलहरी क्या हो सकती है? संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है उड़न गिलहरी के बारे में? यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। हमने अभी पढ़ा कि उड़न गिलहरी केवल ऊपर से नीचे छलांग मार सकती है, नीचे से ऊपर छलांग नहीं मार सकती। प्रश्न 3 है, वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है? किसकी जानकारी जुटा रहा है वन विभाग? उड़न गिलहरी के परिवार की, उड़न गिलहरी के भोजन की, उड़न गिलहरी के आवास की, या उड़न गिलहरी की संख्या की? तो देखिए उड़न गिलहरी के परिवार की। गद्यांश में देखिए यहाँ लिखा है फ्लाइंग स्क्वायरल के कुनबे की जानकारी जुटा रहा है। ये देखिए कुनबे की, यानी इसके परिवार की जानकारी जुटा रहा है। तो ऑप्शन नंबर उड़न गिलहरी के परिवार की नंबर 1 यहाँ पर सही है। चौथा प्रश्न है, वनकर्मी हैरान क्यों थे? क्यों हैरान थे वनकर्मी? क्यों हैरान थे वनकर्मी? गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। वे पहली बार गिलहरी तो कहीं भी दिखाई दे सकती थी। वे पहली बार गिलहरी की फ़ोटो खींच सके थे। जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी। उन्होंने उड़न गिलहरी को पहली बार देखा था। जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।
लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है? क्या है अच्छा समाचार प्रकृति प्रेमियों के लिए? कि दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना यह एक अच्छा समाचार है, उसे संरक्षित किया जा सकता है। प्रश्न 6 है, उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि? क्यों पड़ा उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी? क्योंकि ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। उड़ती नहीं है, केवल यह छलांग लगाती है या उछलती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनें। तहखाने के अंदर जाऊं ना जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा, फिर जोर से सांस ली और कलेजे को पत्थर बना लिया। कौतूहलवश नीचे झुका। इतने बरसों से तहखाने में भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी और अब वहाँ ताज़ी हवा फैली हुई होगी। इस विचार के साथ लंबे चौड़े सपाट पत्थर पर हाथ रखकर एक पांव सुरंग के अंदर रखा। सीढ़ी मिल गई, उस पर मजबूती से खड़ा हो गया। धीरे से और 2 सीढ़ियों को पार किया और वहीं रुककर टॉर्च से रोशनी अंदर फेंकी। जैसा अंदाज था वह तहखाना ही था, लगभग 20 फुट लंबा चौड़ा। तहखाने की ठंडी हवा से अचानक घेर लिया और कांपने लगा। अंदर का दृश्य देखकर मैं हतप्रभ रह गया। जो कुछ देख रहा हूँ वह झूठ है या सच, यह विश्वास करने में भी कुछ समय लगा। फिर साहस करके बाकी सीढ़ियाँ पार कर एक कोने में जा खड़ा हुआ। टॉर्च की रोशनी में पिताजी के मरने के बाद उनकी पहली जैसी बात का मतलब तहखाने में चमकने लगा। देवी के आभूषण जैसे मुकुट, कवच, हार, कंगन और भी ना जाने क्या क्या सब कुछ तहखाने में बिखरे पड़े थे। उन सभी को शायद सोने, हीरे जवाहरात से बनाया गया होगा। एक एक पर जब रोशनी पड़ी आंखें चौंधिया जाती थी। इन सबके बीच पड़ा हुआ एक अनाथ अस्थि पंजर, उसके गले में रुद्राक्ष की माला, अंगुली पर पवित्र अंगूठी। बहुत ही नज़दीक आकर ध्यान से देखा, सिर फटा हुआ था। नज़दीक ही एक बड़ा पत्थर था जिसकी मार से शायद उसका सिर फटा था। मेरी आंख भर आई, कलेजे में जोर का दर्द उठा। कई बार लंबी सांसें ली, मगर भय और चिंता दूर नहीं हुई। किंकर्तव्य विमूढ़ पीछे हटता गया और सीढ़ी पर बैठ गया। 22 साल पहले जो घटना घटी थी उस भयानक अंधकार में भी आँखों के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं सूझा। मैं हतप्रभ था। मैं किसका वारिश हूँ? पिताजी के पुण्य कार्यों का या पाप कर्म का? और वह वारिशपन यहीं ख़त्म कर दूँ या अपने बेटे पोतों के सिर भी बांधूँ? ये सवाल बिना जवाब के मेरे सामने नाचने लगे। चलिए, गद्यांश हमने पढ़ लिया। गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर तहखाने में जाने को लेकर असमंजस की स्थिति में था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? क्या सोचकर गया? तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी, अब वो ठीक होगा। प्रश्न नंबर 9 है, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया? तो तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया? 22 साल पहले की घटना याद आई। प्रश्न 10 है, लेखक की आंखें चौंधिया जाती थी। क्यों चौंधिया जाती थी लेखक की आंखें? क्योंकि जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती तो आंखें उसकी चौंधिया जाती थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है? किस वारिसपन की बात की गई है? पाप पुण्य की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? किस सवाल का जवाब नहीं था? वह वारिसपन को
यही खत्म कर दे या नहीं? इसका जवाब लेखक के पास नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 के लिए निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। हमारी नज़र आप पर है, आईडीएस। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपनी अघोषित आय की घोषणा आज ही करें। अपनी अघोषित आय की घोषणा हमें कर देनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि आज ही करें। आय घोषणा योजना 2016 30 सितंबर 2016 तक लागू है। पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित है, www.incometaxindia.gov.in है। घोषणा करने की विधि, घोषणा की वेबसाइट दी गई है, पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है अथवा सर्वाधिक क्षेत्र के प्रधान आयकर आयुक्त को मुद्रित रूप प्रिंट फॉर्म में प्रस्तुत की जा सकती है। आय घोषणा योजना 2016 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आकर्षण क्या है? घोषणाकर्ता को घोषित बेनामी संपत्ति को बिना प्रतिफल के 1 वर्ष के अंदर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पूंजी अभिलाभ अथवा टीडीएस देय नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत वैध घोषणा गोपनीय रहेगी। किसी संस्था के साथ इस सूचना को साझा नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी। यह आयकर विभाग के द्वारा दिया गया विज्ञापन है। आयकर विभाग का विज्ञापन है। तो आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? किस विभाग द्वारा जारी किया गया? आयकर विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न 14 है, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है? किस तरह की आय की घोषणा को? अघोषित आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है? किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए, आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करके। आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। क्या साझा नहीं करेगा आयकर विभाग? आपकी अघोषित आय की सूचना को किसी को नहीं बताएगा। प्रश्न नंबर 17 है, इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है? कौन से माध्यम की सलाह नहीं दी गई है? तो वेबसाइट की, ईमेल की, फ़ोन की सलाह दी गई है, डाक की सलाह नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न 18 देखिए, प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है? किस तिथि तक अघोषित आय की घोषणा की जा सकती है? 30 सितंबर 2016 तक की जा सकती है। प्रश्न नंबर 19-24 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। वियतनाम के गांव में यह माना जाता है कि धान की आत्मा घर की सबसे बूढ़ी माँ में निवास करती है। वहाँ एक कहानी चलती है कि किसी ज़माने में धान का दाना नारियल जितना गोल और बड़ा होता था। पकने पर मोटे गोल दाने फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए खुद ही झोपड़ियों में आ जाते थे। उनके स्वागत में हर झोपड़ी सजाई जाती थी। एक बार कोई सुस्त वियतनामी किसान बिना सजाए अपनी झोपड़ी बंद करके सो गया। बस उसी दिन से धान महाराज ऐसे रूठे कि नारियल सा बड़ा रूप त्याग कर बारीक चावल बन गए। खुद ही लुढ़क कर आना भी छोड़ दिया। अब तो पूरी मेहनत करो, खेत जोतो, बोओ, रोपो, निराओ, पानी लगाओ, कीड़े मारो, पकने पर काटो, गहराई करो तो धान के दाने घर आएंगे। जब खेत तैयार करके पानी भरा जाता है तो लगता है जैसे रूपहली चांदनी बिछी हो। यही खेत धान की रुपाई के बाद हरियाली के सागर में बदल जाते हैं। सागर में बनती मिटती लहरों की तरह हरे धान के खेत पर भी हवा वहीं समा बांध देती है। पकने पर धान के सुनहरे खेत नदी में नहाए लगते हैं। इन दिनों एक मीठी सी धानी सुगंध हवा में तैरती रहती है। बालियों में से अनाज के दाने अलग करने की क्रिया को गहाई कहते हैं। किसी ज़माने में पूरे गांव का एक खलियान होता था। अब तो
हाल यह है कि घर में अगर 4 भाई हैं तो उनके खेत भी अलग अलग, खलिहान भी अलग और चूल्हे भी अलग अलग। नहीं तो पूरा गांव मिलकर जहां फसल पहले पकी उस खेत का धान पहले काटते। किसी ज़माने में चांदनी रात में खलिहान में इकट्ठे होकर गांव के लड़के लड़कियां आपस में हंसी मजाक करते हुए दाएं चलवाते थे, जिसे हम दावन बोलते हैं। युवकों और गांव की युवतियों के वे गीत अब तो इन थ्रेसर मशीनों की गुर्र गुर्र में डूब गए हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, इससे संबंधित गद्यांश से संबंधित। क्या है प्रश्न नंबर 19? धान के संबंध में वियतनाम के गांव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी? धान का दाना नारियल जितना बड़ा होता था, ये तो प्रचलित थी। किसान द्वारा उचित स्वागत ना पाकर धान रूठ गया था, यह भी सही है। धान लुढ़ककर अपने आप घरों में पहुंच जाता था, ये भी सही है। लोग धान को फुटबॉल की तरह प्रयोग में लाते थे, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 20 है, धान उगाने के लिए सही क्रम है। क्या करना होता है हमें धान उगाने के लिए? सबसे पहले खेत जोतो, फिर बो, फिर रोपो, फिर पानी लगाओ, पानी चलाओ, काटो और गहाई करो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते हैं? कैसे नहीं होते हैं? रूपहली चांदनी से भरे, ये नहीं होते हैं। सुनहरे होते हैं, नदी में नहाए होते हैं, मीठी सी सुगंध वाले होते हैं। रूपहली चांदनी से भरे नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, धान की रुपाई के बाद खेत कैसे लगते हैं? अब यहाँ पर आएगा कि लहराती हरियाली जैसे लगते हैं खेत। ऑप्शन नंबर 4। फिर प्रश्न नंबर 23 है, गहाई क्रिया कहते हैं। गहाई क्रिया किसे कहते हैं? गहाई क्रिया तो देखिए प्रश्न नंबर 23, बालियों से दाने अलग करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 24 है, खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या परिवर्तन हुआ है? थ्रेशर मशीनें की गुरगुर सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 25 से 30 के उत्तर यहाँ मिलेंगे हमें। जाड़ों के दिन थे, फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा दफ्तर का चपरासी है। क्या बात है? शारदा पूछा तो उन्होंने बोला दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी, क्या साहब ने बुलाया है? शारदा, हाँ कहता है, साहब बुला रहे हैं। यह कैसा साहब है तुम्हारा? जब देखा बुलाया करता है। कभी भी साहब बुला लेते हैं। सवेरे के गए अभी लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लूँ किस लिए बुलाया है। मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी ही की तरह, चाहे डांट लगाए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता। बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे। किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुँचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आता न देखकर मन में झल्लाते थे। देखते ही कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का
तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी, हाजिर हुआ। साहब झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेहचंद, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता। साहब तुम गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कहा, कौन सा फाइल? साहब वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। चुपके से चल पड़े और दफ्तर ना गए। जाकर करते ही क्या, साहब ने फाइल का नाम तक न बताया। धीरे धीरे घर की ओर चले। चलिए 25 नंबर का प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न 25 है, फतेहचंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे? क्यों नहीं बोलते थे? वे थके हुए होते थे। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कहानी का साहब था, किस तरह का साहब था? घमंडी था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे? क्यों जल गए थे? क्योंकि सर्दी का मौसम था। प्रश्न नंबर 28, साहब को देखकर फतेहचंद का खून क्यों सूख गया? क्यों सूख गया? साहब बहुत गुस्से में थे। प्रश्न नंबर 29, कहानी के अंत में फतेहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था। उन्हें कोई काम मतलब क्या करना है वही समझ में नहीं आया, तो दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था। ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर का प्रश्न है, चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतेहचंद ने क्या अनुमान लगाया? क्या अनुमान लगाया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही है, साहब ने बुलाया होगा। प्रश्न नंबर 31 है, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। मीठा से बनता है मिठास। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 32 है, प्राकृतिक का विलोम है। प्राकृतिक का विलोम क्या है? कृत्रिम है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? दशानंद है, 10 हैं सिर जिसके। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 34, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित लोकोक्ति द्वारा कीजिए। पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताज़ी सब्जियां भी ले आए। यह तो वही बात हुई, आम के आम और गुठलियों के दाम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 35, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? 2 किलो चावल ले आओ। 2 किलो चावल ले आओ, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। चावल की मात्रा बताई गई है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, आकाश में बादल छाए हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए मेघ है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यहाँ पर देखिए, बच्चा सांप से डर गया, अपादान कारक है। फिर देखिए 38 नंबर का प्रश्न, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें सही, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहे हैं। हमें सही गलत का अंतर करना आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। सरल वाक्य कौन सा है? रवि खेल रहा है, सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 40 नंबर का प्रश्न है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में प्रयुक्त होगा? जीत के अर्थ में प्रयुक्त कब होगा? क्या कर देंगे? जय शब्द में जब हम वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो विजय यानी जीत होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 41 है, शोर मचाते बच्चों से माँ ने कहा, तुम सबने बुरी तरह परेशान कर रखा है। रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा है नाक में दम करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है। कौन सा नहीं है संयुक्त वाक्य? देखिए, उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा, यह संयुक्त वाक्य नहीं है। बाकी देखिए सब में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। ये देखिए ये सब संयुक्त वाक्य हैं। पहला वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में? शेखर ने राशि को चॉकलेट दी। शेखर ने राशि को चॉकलेट दी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। हर शनिवार वह घर जाता है। हर शनिवार वह घर जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे द्वारा कीजिए। सटीक मुहावरे द्वारा करना है। मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी बाग बाग हो गए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 46। वान प्रत्यय वाला शब्द है। वान प्रत्यय वाला शब्द क्या है? दयावान है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न 47 है, तालाब में हंस तैर रहे थे। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो रेखांकित शब्द क्या है? तालाब है, उसका पर्यायवाची कौन है? सरोवर है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 48, विद्यासागर सामासिक पद का विग्रह है। तो विद्यासागर सामासिक पद का विग्रह क्या होगा? विद्या का सागर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, वह खाना खाकर खालिस्तान वापस आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त अव्यय द्वारा कीजिए। तो वह खाना खाकर जल्दी वापस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। पंकज के साथ कौन जाएगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो देखिए सर्वनाम क्या है? कौन। पंकज के साथ कौन जाएगा में कौन यहाँ पर सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 51, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या है उपयुक्त शब्द? देखिए, उसके सांस गले में ही अटक गई। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है? नी प्रत्यय किस शब्द में लगा है? मोर में नी लगा देंगे तो मोरनी बन जाएगा। किस शब्द में इन प्रत्यय लगा है? इन प्रत्यय देखिए, नमक में इन प्रत्यय लगा देंगे तो नमकीन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। 4 मासों के समूह को हम क्या बोलेंगे? चौमासा बोलेंगे। जिस पर भरोसा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भरोसा नहीं किया जा सकता यानी अविश्वसनीय। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 56 है, सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई। रेखांकित पद में कारक है। क्या है इस रेखांकित पद में कारक? करण कारक है। गुड़ के साथ आया ना, इसलिए करण है यहाँ पर कारक। प्रश्न नंबर 57 देखिए, सरल वाक्य कौन सा है? तो देखिए कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहा है। तो ये देखिए माली वाला जो वाक्य है सरल वाक्य है। बाकी देखिए और लगा है, वह तो लगा है, इसलिए लगा है, इसलिए पहला वाला वाक्य सरल वाक्य है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 58 आ गया, किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? अकर्मक, नीला हारमोनियम बजाती है। अकर्मक है यहाँ पर क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। वीर योद्धा रणभूमि में प्राण दे देते हैं पर भागते नहीं। रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। क्या होगा यहाँ पर? पीठ नहीं दिखाते, भागते नहीं मतलब पीठ नहीं दिखाते। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है। और अंतिम प्रश्न है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। रेखांकित शब्द है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।